नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। आज की बात में अगले आधे घंटे तक मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और आप हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल्स पे। और उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं उनका मेरा प्रणाम है, जो लोग बाद में मुझसे जुड़ेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। तो दोस्तों, कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। एक कहावत है, बड़ी पुरानी लेकिन बड़ी मशहूर कहावत है और बड़ी कारगर कहावत है। तो कुछ ऐसा ही कल हुआ मोदी जी की तरफ से, जब उन्होंने कुश्ती संघ को, भारतीय कुश्ती संघ को, रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI को सस्पेंड कर दिया। और इस सस्पेंशन के साथ ही ब्रिजभूषण शरण सिंह की दुकान भी बंद कर दी। कैसे बंद कर दी और कितना फ़र्क पड़ेगा ब्रिजभूषण शरण सिंह को और मोदी के इस दांव से, अब बेचारे वो लोग क्या करेंगे जो इसको लेकर बेटी के आंसू बोल रहे थे, खुद भी आंसू बहा रहे थे। इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ सुर्खियाँ जो आज के अखबारों की है वो आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। और इससे भी पहले आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरे जो भी दोस्त हमें देखते हैं, इंडिया में हों चाहे बाहर हों, USA में हों, यूरोपियन कंट्री में हो, जो लोग भी, आप लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं, बधाई। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से जो है वो सुर्खियों पर। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को, जो नया कुश्ती महासंघ बना था अभी 2-4 दिन पहले, 3 दिन पहले, उसको भंग कर दिया है। भंग का मतलब कि सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ जो जूनियर चैंपियनशिप थी कुश्ती की, अंडर 20 और अंडर 15, जिसको नंदिनी नगर गोंडा में नए अध्यक्ष संजय सिंह ने करवाने का फैसला किया, ऐलान किया, वो भी इसके साथ ही रद्द हो गया। दूसरी खबर छापी है नवभारत टाइम्स ने कि राम मंदिर, अटल जी का सपना जो है अब साकार हो रहा है। तीसरी खबर एक बार फिर से हमारी बेटियों के बारे में है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो एकमात्र क्रिकेट टेस्ट खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी है और मात देकर इतिहास रच दिया है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हरमनप्रीत कौर कप्तान थी हमारी, और इस एकमात्र टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। आखिरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है 261 रन पे ऑल आउट हो गई और भारत को, जिसने पहले पारी में 400 कुछ रन बनाए थे और 406 रन बनाए थे, तो उसको जो है 187 रन की बढ़त मिली थी। तो जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकंड इनिंग में जो है ये रन बनाए, तो उसको जो है 75 रन चाहिए थे जीत के लिए इंडिया को, जो उसने 2 विकेट खोकर हासिल कर ली। और इस तरह से भारतीय महिला खिलाड़ियों ने, हमारे देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया। बहुत बहुत बधाई इनको भी। और एक खबर जम्मू कश्मीर से फिर आई है, दुखद खबर है कि जम्मू कश्मीर में अजान दे रहे पूर्व SSP की हत्या कर दी गई है। एक मस्जिद में रविवार को आतंकियों ने 72 साल के रिटायर्ड SSP सफ़ी मीर साहब की गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अजान दे रहे थे। और राम मंदिर की खबरें तो डेली छप रही हैं। आपको पता ही है कि राम मंदिर की कारीगरी में पूरे देश का अक्स सामने आएगा। एक खबर और है जो यूपी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो ग्रेटर नोएडा में कहीं किसी विश्वविद्यालय में गए थे दीक्षांत समारोह में, तो उन्होंने वहाँ पर योगी सरकार की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि भाई योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो बाकी प्रदेशों के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए रोल मॉडल है। तो उन्होंने कहा कि योगी सरकार को रोल मॉडल के लिए याद किया जा रहा है। तो ये खबरें नवभारत टाइम्स ने छापी हैं सुर्खियों में। और जागरण में भी वही है, सरकार सख्त, कुश्ती महासंघ निलंबित। और बांके बिहारी की खबर छापी है दैनिक जागरण ने कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी कल कि 2 महिलाओं की संभवतः मौत हो गई, जिनका नाम है बीना गुप्ता, 70 साल की हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, और मंजू मिश्रा हैं 62 साल की, वो जबलपुर की हैं। तो ये बड़ा दुखद खबर ये भी है। और पता नहीं, बार बार योगी जी हमारे जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दिया, उन्होंने निर्देश भी जारी किए कि भाई हिसाब किताब ज़रा ठीक रखो और ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए तो अलाउ मत करो ज़्यादा लोगों को, भीड़ कम हो जाए तब बुलाओ। लेकिन पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है मथुरा में, लोग जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार कभी कोई बेहोश हो जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है, तो ये ठीक बात नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इसने, जागरण ने यह भी छापा है कि सर्वाधिक बार अयोध्या पहुंचने वाले
होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 बार जा रहे हैं वो। आपको पता ही है कि एक बार जो है वो अगस्त में गए थे, 5 अगस्त को 19 में, जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, तो उसमें गए थे समारोह में। उसके बाद 22 में जब देव दीपावली या जो कहें अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था दिवाली के एक दिन पहले, तो उसमें गए थे। और अब 30 तारीख को आ रहे हैं, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख चुके हैं, क्या क्या दे रहे हैं वो भी आप देख चुके हैं। और अब आते हैं, अखबार है एक और है, अमर उजाला पे भी वही खबर है कुश्ती वाली। और अमर उजाला ने जो पहली खबर ली है वो सफ़ी साहब की हत्या की खबर ली है, जो बारामूला जम्मू कश्मीर में की गई। 72 साल के रिटायर्ड एसएसपी 2012 में रिटायर हुए थे। तो ये खबर है। और कोविड की खबर छापी है अमर उजाला ने कि कोविड के 5 नए मरीज मिले, अब इसकी जांच का दायरा जो है बढ़ाया जाएगा। और मेरठ में क्रिकेट खेल रहे एक युवक को दिल का दौरा पड़ा, उसकी मौत हो गई है। उम्र सिर्फ 36 साल की थी। दुष्यंत वर्मा उर्फ मोनू उनका नाम था। तो ये भी बड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कानपुर में एक प्रोफेसर साहब थे, 52 साल के, वो भाषण दे रहे थे, सेहत के बारे में भाषण दे रहे थे, वहीं पे उनको हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक बड़ा वो है। एक खबर और छापी है इसने अमर उजाला ने कि ज़मीन और फॉरेस्ट क्लियरेंस में अटकी 13,000 करोड़ की 8 परियोजनाएं। एनएचएआई के टेंडर महीनों पहले फाइनल पर शुरू नहीं हो सका है काम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई की 13,000 करोड़ से ज़्यादा 8 परियोजनाएं महीनों पहले टेंडर फाइनल होने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी हैं। ज़मीन और फॉरेस्ट क्लियरेंस एनओसी पर गाड़ी अटकी हुई है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में परियोजनाओं में देरी होना लाजमी है। शाहजहांपुर से शाहाबाद बाईपास सेक्शन 4 लेन का ठेका ये है। उसके बाद बरेली पीलीभीत सितारगंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग है, मैं इस पे गया हूँ, ट्रैफिक भी काफ़ी है इस पे। इसका भी काम रुक गया है क्लियरेंस नहीं मिलने से। तो मथुरा हाथरस बदायूं बरेली पैकेज 2, ये इसका भी उल्लेख है इस खबर में। तो ये सब अटके हुए हैं। चाहिए कि सरकार के जो बड़े अफसर हैं उन लोग को चाहिए कि इस पे को ध्यान दें। और एक खबर इसने छापी है कि पहली शिला तराशने वाले अन्नू भाई होंगे खास मेहमान। जो राम मंदिर के लिए पहली शिला तराशी गई थी, मुख्य कारीगर अन्नू भाई सोमपुरा भी रामलला के खास मेहमान होंगे। विशिष्ट अतिथियों की सूची में है। अहमदाबाद से अयोध्या आए थे ये। तो ये सब खबरें हैं। अंग्रेजी अखबार में देख लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या खबरें छपी हैं। कि टाइम्स ऑफ इंडिया में वही है, गवर्नमेंट सस्पेंड न्यूली इलेक्टेड WFI रिक्वेस्ट IOA टू स्टेप इन। भारतीय ओलंपिक संघ को कहा है कि भैया जाइए संभालिए। PM टू होल्ड रोड शो इन अयोध्या आफ्टर ओपनिंग एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज भी छपा है। योगी रोल मॉडल फॉर इंडिया सिंबल ऑफ एक्शन सेज वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब का बयान भी छपा है सब जगह। और ये खबरें हैं। हिंदू में देख लेते हैं। हिंदू में थोड़ा अलग टाइप की खबरें होती हैं। टैंकर विथ इंडियन क्रू हिट बाय ड्रोन इन रेड सी। लाल सागर में जो है इंडियन क्रू थे, मुझ पर संभवतः तेल आ रहा था इजराइल से, उस पर ड्रोन से हमला हुआ है। तो भारतीय नौसेना ने उस पर एक्शन लिया है। तो ये खबरें हैं इसमें। चौथे डोज के कोविड-19 वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है, ये भी इसने छापा है। और आपको कोविड से याद आया कि 128 केस नए मिले हैं केरला में कल, फिर से 118 या 128, और एक डेथ रिपोर्टेड है। कुल जो है एक्टिव केसेस जो हैं वो 350 के आसपास पहुंच गए हैं। और जो है पिछले 3 साल में अगर कोविड के डेथ की बात करें, कल जो एक डेथ हुई है उसको अगर जोड़ लेते हैं, जो आंकड़ा जारी किया गया है सरकार की तरफ से, तो उसमें 3 सालों में कोविड से मरने वालों की संख्या 72,000 से ऊपर हो गई है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है सरकार का। बाकी जो इधर उधर मरे हैं या नहीं मरे हैं भगवान जाने। तो 72,000 लोग कोविड-19 से मर चुके हैं। और 3,500 से ज़्यादा पेशेंट इस समय भारत में हैं। तो अपना ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ जगहों पर न जाइए। आज क्रिसमस है, बहुत सारे लोग गोवा में गए होंगे, बहुत सारे लोग केरल में गए होंगे, बहुत से लोग पहाड़ों पे गए होंगे, दिल्ली में, हर जगह। तो आज लोग छुट्टी भी है, कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी। तो कल ही मैं देखा था लखनऊ में शाम को बड़ी भीड़ थी शहर में। तो आज तो खैर होगी ही होगी। तो सावधानी रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। तो सावधानी ही सुरक्षा है। तो ये थी सुर्खियाँ आज की। तो आते हैं मतलब पे। मतलब माने
कल जो सरकार ने फैसला लिया WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने का, ये फैसला आया बेसिकली आया तो 2-3 वजहों से है। वो आपको भी पता है कि साक्षी मलिक ने जो है सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को जो है WFI का जो चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष चुना गया, उसमें 40 वोट मिले थे उनको, और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये था, सवाल उठने शुरू हो गए थे साक्षी मलिक के इस्तीफे या संन्यास के बाद। उसके रोते हुए फ़ोटो और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुए थे। उसके बाद बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का निर्णय किया, फुटपाथ पे अपना और रखने की कोशिश की अपने पद्मश्री अवार्ड को। उसके बाद एक और पहलवान जो है उन्होंने भी जो है पैरा ओलंपिक के चैम्पियन थे, ओलंपिक चैम्पियन, उन्होंने भी अपना वापस करने की कोशिश की। तो कल जाके ये फैसला हुआ और इसे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। ये फैसला सही था। सही इसलिए भी था कि भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह इनकार कर रहे हों कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जग जाहिर था कि संजय सिंह के रिश्ते ब्रजभूषण सिंह से कैसे थे। और एक फैसला उनका जो उन पर भारी पड़ गया, और वो ये था कि इलेक्शन होते ही, अध्यक्ष का चुनाव होते ही, कार्यकारिणी घोषित होते ही उन्होंने कह दिया कि साहब अंडर 20 और अंडर 15 ये दोनों टूर्नामेंट जो है वो गोंडा में कराए जाएंगे, नंदिनी नगर में। तो इसको लेके साक्षी मलिक ने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था, मतलब एक्स पे लिखा भी था कि बच्चे जो है उनको फ़ोन कर रहे हैं, बच्चियां जो 15 साल की से अंडर में हैं या 20 साल से अंडर में हैं, कि दीदी अब वहाँ गोंडा जाना पड़ेगा, तो गोंडा में क्या होगा हमारे साथ। उनको डर लग रहा था, ऐसा साक्षी के उस पोस्ट से समझ में आया। तो इसको लेके तमाम बातें हो रही थी। तो ये हो रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन ऐन वक्त पर मोदी जी ने ऐसा दांव चला कि सबकी जुबान जो है बंद हो गई, सबकी जुबान पे ताले लग गए। और आपको मैं बता दूं कि मैं कल संडे था, कल वीडियो नहीं बनाया था मैंने, तो कल से मैं देख रहा हूं आपको ये सोशल मीडिया देख रहा हूं मैं, से फेसबुक है, इंस्टा है, एक्स है। तो इस निर्णय से, मोदी जी के इस निर्णय से, खेल मंत्रालय के इस निर्णय से, खेल मंत्रालय क्या मतलब मोदी जी के निर्णय से, मतलब मोदी जी को जो धुरंधर विरोधी हैं वो भी इस कदम की सराहना कर रहे हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त दांव चला मोदी जी ने, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो चारों खाने चित्त हो गए। वो तमाम अटकलें जो अप्रैल से चली आ रही थी, अप्रैल से ही धुंध छाई हुई थी इस पूरे प्रकरण को लेके। बहुत लोग उनके फेवर में थे ब्रजभूषण शरण सिंह के, बहुत लोग जो है अगेंस्ट में थे, लेकिन अगेंस्ट वालों की संख्या ज़्यादा थी। इसमें ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी भी थी जो अंदर ही अंदर वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे। उनको जो कुछ हो रहा था, जिस तरह से पहलवान धरने पर बैठे थे और जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह का मंजर हम लोगों ने देखा उनके आंदोलन के दौरान, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अंदर से उसको ठीक नहीं लग रहा था, उनको ठीक नहीं लग रहा था। बावजूद इसके वो शांत बैठे हुए थे, चुप थे और इंतज़ार में थे कि एक न एक दिन मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनका जो दबदबा है, इनका जो अहंकार है, इनका जो घमंड है, वो जो है वो चला आएगा। आप अगर उसे उठा कर देखें, एक्स को उठा कर देखें, आजकल तो ज़माना ही है एक्स का और फेसबुक का और इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। तो उसमें जो सबसे ट्रेंड कर रहा है वो ट्रेंड कर रहा है जूते की नोक पर, यानी दबदबा जूते की नोक पर। दबदबा किसका? वो पोस्टर आपने भी देखा होगा, कहते हैं कि उस पर जब ये अध्यक्ष चुन लिए गए संजय सिंह, तो उसमें लिखा था कि दबदबा है, रहेगा, बरकरार रहेगा, भगवान ने दिया है। कुछ ऐसा पोस्टर जो था वो बड़ा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। मतलब तो कहते हैं कि घमंड तो राजा रावण का नहीं रहा, तो ब्रजभूषण शरण सिंह तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। और जो लोग ये बात कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इन 3-4-5 सीटों पर जो है वो उनका प्रभाव है, उसी की वजह से जो है उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो सारी अटकलें ध्वस्त हो गई। कल इस एक एक्शन के साथ ही ब्रजभूषण सिंह का कैरियर भी अब दांव पर लग गया है। साथ ही साथ जितने विपक्षी हैं उनकी बोलती भी बंद हो गई है, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट था। खासकर साक्षी का जो सेकंड स्टेप आया, जो उसने संन्यास लिया और संन्यास का ऐलान किया, और जिस तरह से रोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उसने जूते अपने रखे, तो उसको देखते हुए जाट समुदाय की बात तो छोड़ दीजिए,
अब इसको खेलों को जाटों से जोड़ना या राजनीति से जोड़ना वो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जरूर प्रभावित हुए। और ये अगर हम जो लोग तर्क दे रहे थे बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, कैसरगंज, अयोध्या की सीटों का, तो वो लोग ये भी उसके विरोधी ये भी कहने लगे कि इन 4 के बदले 40 सीटें जो उधर हैं दिल्ली और आसपास के बेल्ट के, वो प्रभावित हो सकती हैं। चुनाव जो है वो आपको पता है कि अब मुश्किल से गिने चुने दिन हैं, 3 महीने बचे हैं, 3 से मैक्सिमम 3.5 महीने। तो इसकी वजह से ये फैसला लिया गया, लेकिन ये फैसला लिया जाना था। देखिए, मोदी जी और अमित शाह, अब इस केस में अमित शाह जी का कितना रोल है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अमित शाह जी को माना जाता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है उनकी छत्र छाया में है। लेकिन मोदी जी के बारे में मैं 100% कह सकता हूं कि मोदी जी समय का इंतज़ार करते हैं और सही समय पर सही चाल चलते हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही समय पर, एकदम उनकी टाइमिंग आप देखिए, ऐसे समय पे उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को किनारे लगाया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह छटपटा के रह जाएंगे। और सवाल तो अब ये भी उठने लगा है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को अब इस बार बीजेपी दोबारा टिकट भी देगी कि नहीं देगी, ये भी सवाल है। इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, अभी चर्चा करेंगे आज दिन में ही। तो सवाल आते हैं उस पर कि अब ब्रिजभूषण सिंह का करियर खतरे में है, ये तो निश्चित हो गया है, क्योंकि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो ब्रिजभूषण सिंह को कोई भी दल फिलहाल इस चुनाव में, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देने को राजी नहीं होगा, क्योंकि पहलवानों की आंदोलन का, महिला पहलवानों के आंदोलन का सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। सब लोग वहाँ गए थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो जो भी पार्टी रही हो। हर विपक्षी दल ने, जो भी मोदी का विरोधी था, उसने जो है इस पहलवानों के समर्थन में वहाँ गए, या फिर उनके समर्थन में बयान दिया, या उनके समर्थन में पोस्ट लिखे सोशल मीडिया पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी से गए तो जहान से गए, वो कहावत है ना कि जान से भी गए और जहान से भी गए। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का वही होने वाला है कि अगर बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया तो इनको कोई भी पार्टी फिलहाल इस चुनाव में, लोकसभा 2024 के चुनाव में टिकट देने को तैयार नहीं होगी, अपनी गोद में नहीं बिठाएगी। एक दल को छोड़ के, जिसके बारे में मुझे शंका है, वो है ओम प्रकाश राजभर की दल, उसको छोड़ के वो किसी को भी अपने साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से ब्रिजभूषण का किस्सा ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, इस तरह से ब्रिजभूषण सिंह की दुकान बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने, और इस तरह से ब्रिजभूषण सिंह का घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। ऐसी टाइमिंग में कि ब्रिजभूषण सिंह को सपने में भी गुमान नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी किया जा सकता है। वो हर्रे लगे न फिटकरी रंग आवे चोखा, वो वही कहावत हुई और ब्रिजभूषण सिंह बिल्कुल साइलेंटली किनारे हो गए। अब क्या होगा? अब तो मुकदमा भी चल रहा है। बहुत बयान दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, वो सारी बातें अब ख़त्म हो गई। ये तो मोदी का पहला दांव था जिसने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। पहलवानी का दांव कह लीजिए, चाहे राजनीतिक दांव कह लीजिए, जो भी दांव कह लीजिए, इस दांव के चलते जो है विपक्ष जो है अब चारों खाने चित्त है। उसको खड़े होने में भी कुछ समय लगेगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, देखिए कितना समय लगता है। और दूसरा दांव, जब तक वो खड़ा होगा, आज 25 तारीख है, मान लीजिए 4 दिन 5 दिन में खड़ा होता है, फिर कोई नया मुद्दा ढूंढ के ले आता है, या कोई और बात कहता है, या कोई और मुद्दा उठाने की कोशिश करता है, कोई और माहौल बनाने की कोशिश करता है, तब तक 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जो है वो अयोध्या में आ जाएंगे। और 30 तारीख का इवेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेगा इवेंट शो होने जा रहा है 30 दिसंबर को अयोध्या में। और उसमें जो है मोदी जी जो है के इस दौरे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो कहा है कि ये ग्रैंड रिहर्सल होगा, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। और ये ग्रैंड रिहर्सल जो है किसका होगा? 22 जनवरी के कार्यक्रम का, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह का। तो समझ लीजिए कि 30 तारीख से ही माहौल बनना शुरू हो जाएगा। 30 तारीख को जब मोदी उतरेंगे अयोध्या में, तो पूरी दुनिया में, या यूँ कहें पूरे भारत में, या यूँ कहें पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन जाएगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे मुद्दे और दूसरे तमाम छोटे मोटे मुद्दे जो है वो हवा हो जाएंगे। अब विपक्ष को समझ में नहीं आएगा कि वो उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा उठाए। तो एक दांव से विपक्ष कारखाने चित्त हुआ, अभी वो खड़ा होगा दूसरा राउंड लड़ने के लिए, तब तक जो है वो सेकंड
दांव चल देंगे मोदी जी अयोध्या का, राम मंदिर का। अब उसके दांव में तो मुझे लगता है वो तो सुनामी आ जाएगी। विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो हाथ मल रहा होगा, ऐसे ऐसे कि सोच रहे होंगे सब लोग बैठ के कि क्या किया जाए, कैसे जवाब दिया जाए। एक सर्वे भी आया है, ABP का सर्वे है मेरे ख्याल से, सी वोटर का। उसमें जो लिखा गया है कि सर्वे से जो रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी यानी NDA को उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो कहा गया है कि 70 से 75 सीटें उसको मिल सकती हैं। तो 70 से 75 सीटें मिलेंगी तो फिर गया विपक्ष, तो गया, उसका सपना भी टूट जाएगा सरकार बनाने का केंद्र में या गठबंधन की सरकार बनाने का। और अखिलेश यादव का ये दावा भी चूर हो जाएगा अगर इस सर्वे को सही माने तो, या ये अगर सर्वे सही होता है तो, कि उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें, उनकी टीम जो है या समाजवादी पार्टी या उसका गठबंधन जो है वो 65 सीटें जीतेगा। हालांकि दोनों नेता की बात करें समाजवादी पार्टी और बीजेपी में, तो बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार कह रहे हैं कि हम 80 सीटें जीतेंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। लेकिन ये जो सर्वे आया है ये 75 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और इसका एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, एक ही व्यक्ति इसके पीछे है, और वो है नरेंद्र मोदी। और दूसरा व्यक्ति जो है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ, जिनकी तारीफ धनखड़ साहब ने कल ग्रेटर नोएडा में कर दी, जिनके कामकाज की तारीफ, जिनके लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। तो ये दोनों का ऐसा ज़बरदस्त गठजोड़ है। कम से कम यूपी की अगर बात करें तो यूपी से तो 75 सीटें, 70 सीटें, 74 सीटें तो मिलनी है बीजेपी को। हो सकता है तो 4 सीटें कम ज़्यादा भी हो जाए। तो इसके पीछे आज तक की जो पॉलिटिक्स है, आज तक जो दांव खेला गया है विपक्ष की ओर से और मोदी की ओर से, तो ये 2 दांव जो इस महीने चले गए मोदी जी के द्वारा, अब तो साल ये ख़त्म हो रहा है और साल के अंत में, तो इन 2 दांव ने यूपी में मंजर बदल दिया। विपक्ष हक्का बक्का है, विपक्ष को समझ में नहीं आएगा। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस तो खैर अभी तो अपने नट बोल्ट कसने में ही लगी है। विपक्ष जो सबसे बड़ा यहाँ पर है वो है समाजवादी पार्टी, और दूसरा विपक्ष जो है वो मायावती है। तो मायावती के बारे में तो आपको पता ही है कि लोग क्या कह रहे हैं और उनको लेके लोगों को मन में क्या धारणाएं हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, इस बीजेपी के इस दांव की काट कैसे करें, क्योंकि जब तक वो कोई दूसरा मुद्दा उठाएंगे, कोई दूसरा तरीका उठाएंगे, कोई दूसरा दांव लाएंगे, तब तक मोदी के एक दूसरा दांव दे देंगे, तीसरा दांव दे देंगे। तो इस दिसंबर साल ख़त्म होने के साथ ही, महीना ख़त्म होने के साथ ही, क्रिसमस के साथ ही और न्यू ईयर के साथ ही मोदी जी की जो 2 बड़े दांव हैं, इसने विपक्ष को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में पंगु कर दिया है। कोई मुकाबला नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। आपको अगर मोदी से लड़ना है तो इन 2 बड़े दांव से भी बड़ा धोबी पछाड़ दांव आपको लाना पड़ेगा। आप पहले उसे लाइए, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।